आज इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 13 ग्रुप 14 पी ब्लॉक के क्वेश्चन देखेंगे जो आईआईटी में पूछे गए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 2000 टिल डेट। तो यहाँ मेरे पास है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ओल्ड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लिए हैं क्योंकि वो सारे 2 4 5 क्वेश्चन ही हैं, तो उसको भी देखते चलते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है कौन कौन से किस ग्रुप का है, सो दैट सेलेक्टिवली सिर्फ ग्रुप 14 और ग्रुप 13 के ही क्वेश्चन पे हम फोकस कर सकें। बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन से। C60 के बारे में है। C60 कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। एक है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड। तो कुछ कुछ चीज़ें भी पता हो, ये ग्रेफाइट दिमाग में आए तो इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, कंडक्टिंग होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। और बस ये दो इसके बारे में है। डायमंड के बारे में, और ये स्टेबल है, ये भी एक लिख लेते हैं, स्टेबल फॉर्म, कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म यही है, ठीक है। डायमंड के बारे में सारे sp3 होते हैं, जाइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरी हार्ड, ये दो चीज़ हमें पता होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। हाँ, उसके कंपेयर में, ग्रेफाइट के कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। और एक और डिस्कवरी हुई है 1994 में C60 की, बकमिनिस्टर फुलरिन इसका नाम है, बकमिनिस्टर फुलरिन। आप पूछोगे इसके बारे में क्या, ये फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 तरह के रिंग होती हैं, एक 5 मेंबर की रिंग होती है कार्बन कार्बन की, एक 6 मेंबर की रिंग होती है। तो याद रखना 12 और 20 का फिगर। 5 मेंबर की जो रिंग होती है उसका नंबर 12 होता है, और 6 मेंबर की रिंग जो होती है उसका 20 होता है नंबर। ये पहला चीज़ याद रखना है। इसका यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरी चीज़ इसके बारे में याद रखना है कि सॉल्युबल किस में होता है। ये सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 में होगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में होगा, ETC। पानी वानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इतनी स्टोरी आप याद रखो। तो यहाँ पे इसी के बारे में है। तो इसका नाम तो मैंने ही बता दिया, बकमिनिस्टर फुलरिन, यही डायरेक्ट पूछा गया था। आ जाओ, अब कह रहा है कि इसकी हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, ठीक है। तो R3SI बिल्कुल सिंपल है, आप देखो, सिलिकन, सॉरी यहाँ सिलिकन है, SI, सिलिकन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 और एक Cl लगा हुआ है। ये आगे और मिलेगा, ठीक है। बेसिकली सिलिकॉन इसी से बनते हैं। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले उसकी जगह पे OH आएगा, और ये OH एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सिलिकन, ये OH और इसी का एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं, OH SI R R R, और ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के बाद इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग रिंग बन जाएगी, यानी ये हो जाएगा SI 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड विथ O, फिर SI 3 अल्काइल ग्रुप, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में। आगे बढ़ते हैं अब। ये फिर अगला है ग्रुप 14 का। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ध्यान रखना इसमें एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, Al, तो ये एसिड और बेस सभी के साथ देगा, ठीक है। H2, जैसे कि आप एल्यूमिनियम को ट्रीट कर दो एसिड से, एम्फोटेरिक मेटल है तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, AlCl3 प्लस H2 दे देगा, ठीक है। आप एल्यूमिनियम को ट्रीट कर दो NaOH से, ये डाइल्यूट भी होगा तब भी ये बस प्रोडक्ट अलग आएगा, NaAlO2 आएगा प्लस H2 आएगा अगर आप डाइल्यूट लेते हो तो। और कंसनट्रेटेड अगर लोगे एल्यूमिनियम को, NaOH कंसनट्रेटेड के साथ ट्रीट करोगे तब भी ये बनेगा, लेकिन यहाँ कंपाउंड एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, और यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा Na3AlO3, 1 मिनट 3 अच्छे, ठीक है, प्लस H2। ये भी पता करने का तरीका है, मान लो आपको सिर्फ ये याद है तो ध्यान रखना AlO3, इसका चार्ज डिसाइड करना बहुत आसान है, ये +3 और एक ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल 3 मिला के -6। तो इसके ऊपर नेट चार्ज आप देख लो, ये -3 आ गया, तो इस -3 को काउंटर करने के लिए 3 एल्यूमिनियम की जरूरत, 3 सोडियम की जरूरत होगी। यहाँ से मैं फॉर्मूला कंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH आप फिल कर दो, इट इज़ करेक्ट। ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, पहले आते थे IIT में। अब आते हैं इधर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप 14 का, ये भी काफ़ी पहले पूछा गया 89 में, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा देगा। देखो AlCl3 क्या ऑल इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसके लिए आपको जानना होगा AlCl3 का स्ट्रक्चर।
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि एक ही फैमिली में ग्रुप 13 में बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों हैं, ग्रुप 13 में ही है। बोरोन का BCl3 है कंपाउंड और Al का है AlCl3। लेकिन जो BCl3 है मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे होगा BCl Cl Cl और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। वाइल एल्यूमिनियम जो होगा ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एल्यूमिनियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे होगा Al2Cl6, दो मॉलिक्यूल क्लब हो जाएंगे और इसकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसा होगा ClCl, ये रहा एक और Cl, ये रहा AlCl Cl, ये रहा एक और Cl और ये इधर और ये इधर, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बैक बॉन्ड बना लेगा, ये सेकेंड पीरियड का 2p हो गया, ये थर्ड पीरियड का है तो इसका 3p हो गया और ये बैक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बैक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल पास पास होने चाहिए, तभी ओवरलैप होगा। अगर ये दोनों ऑर्बिटल काफ़ी दूर हो गए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल की, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एल्युमिनियम ग्रुप, तो इसीलिए पास पास का मतलब ये है कि एक एलिमेंट ग्रुप सेकेंड पीरियड का जरूर होना चाहिए। तो बोरॉन जो है वो सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड बहुत छोटा होता है तो इसीलिए ये क्लोरीन के बहुत पास रहेगा। तो क्लोरीन के बहुत पास रहेगा बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। होता है ना, जैसे दो लार्ज साइज ले लो, ये एक साइज और ये दूसरा साइज का एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस का न्यूक्लियस डिस्टेंस देखो कितना है, इतना है। और इसको एक को छोटा कर दो बहुत, इसको इतना ही बड़ा रहने दो, Cl है दोनों ही केस में, इसको छोटा कर दो। अब आप चेक कर लो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस ऊपर वाले के कंपेयर में काफ़ी कम हो गया। तो यही होता है। तो इसीलिए बैकबॉन्ड इफेक्टिव होने के लिए एक एलिमेंट को सेकंड पीरियड का होना चाहिए, जो कि बोरॉन है। एल्युमिनियम थर्ड पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए साइज लार्ज है और बैकबॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोनोमर में और ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है तो आप चेक कर लो सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओवरऑल इस Cl को भी देखो, ये दो दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक दो, तो कहाँ से इसका इसके सिमिलर बॉन्ड होगा, अंतर तो आ ही जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है कि सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, नहीं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता तो यस ऑफ कोर्स सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अगर BCl3 इसकी जगह हम काट के कर दें BCl3 तो सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ग्रुप 14 का क्वेश्चन है फिर से। इसने कहा है प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड चेन टर्मिनेटर। देखो अभी जो मैंने बताया था उसी का आ गया सिलिकॉन्स। अब मैं पहले पूरी थ्योरी बता देता हूँ आपको सिलिकॉन्स की। पहले तो सिलिकॉन्स एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सिलिकॉन्स कीटोन्स के नेम से डराइव हुआ है। ठीक है, जैसे कीटोन्स आप बोलते हैं सिलिकॉन्स, तो होता क्या है, ये R2CO ये कीटोन होता है इसका, जिसका कि स्ट्रक्चर आप इक्विवेलेंट ऐसे बनाते हो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R R ऐसे बनाते हो। सिलिकॉन्स बिल्कुल यही है, R2SiO यही है, दोनों में सिमिलैरिटी आप चेक कर लो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होगा क्योंकि सेकेंड पीरियड के ही एलिमेंट पाई बॉन्ड बना पाते हैं। फिर वही रीजन, क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट छोटा होता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल हो पाती है, तो सिर्फ सेकेंड पीरियड के ही एलिमेंट पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन और कार्बन ने अगर पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि सेकेंड पीरियड के दोनों हैं, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही सिलिकॉन थर्ड पीरियड का आएगा, साइज लार्ज हो गया इसका, काफ़ी दूर हो जाएगा ऑक्सीजन से, और उस केस में साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसीलिए ये किस फॉर्म में रहेगा, तो ये एक्चुअल में पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। RSiR ये बनाया, OSiR फिर OSiRR, क्योंकि कहीं इसको डबल बॉन्ड बनाने का स्कोप नहीं है, पाई बॉन्ड बनाने का स्कोप नहीं है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, तो इसीलिए पॉलीमेरिक फॉर्म में है। लेकिन आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला उससे मिलता जुलता है, हाँ इसमें N लगा रहेगा। तो पहले तो ये सिलिकॉन्स का डेफिनेशन हुआ कि सिलिकॉन्स कीटोन्स की तरह फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं ये बनता कैसे है और कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी में आगे बढ़ाता हूँ कि जो सिलिकॉन्स हैं, ठीक है, सिलिकॉन्स ये तीन तरह के होंगे, ठीक है ना। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड। लीनियर पहले मैं बताता हूँ क्या होगा। लीनियर ऐसा है, R2SiCl2 से बनेगा, इसमें आप पानी ऐड कर दो, जैसे ही आप पानी ऐड करोगे तो Si, दो R तो लगे हुए हैं, दोनों Cl हट के वाटर आएगा, OH, और फिर ये पानी निकालना स्टार्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अपना एक और मॉलिक्यूल लेगा, फिर ये अगले वाले से पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ से आप देखो ये पानी निकलना स्टार्ट हो गया, H2O
फिर ये आगे वाले से H2O में पार्टिसिपेट करेगा, ये आगे वाले से H2O में पार्टिसिपेट करेगा, और इस ढंग से आ जाएगा SiR R O SiR R O दिस, ठीक है ना, इस ढंग से, और ये आप होल n कर दो, ये हुआ लीनियर। फिर दूसरी कैटेगरी जो इसकी आती है R2SiCl सॉरी RSiCl3, क्योंकि इसके 4 से ज़्यादा बॉन्ड होंगे नहीं, RSiCl3, ये केस, इसमें क्या होगा, जब इसको आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो इसमें 3 लग जाएंगे OH, एक OH, ये रहा R, ये रहा OH और ये रहा OH। तो ये तीनों साइड से, इधर से भी फिर एक से पार्टिसिपेट करेगा और इधर से भी एक से पार्टिसिपेट करेगा। देखो उसी का भाई है, उल्टा करके बस मैं लिख रहा हूँ, जैसे बनते हैं बॉन्ड वैसे लिख रहा हूँ। SiR, ये रहा इधर OH, ये रहा इधर OH और ये रहा इधर OH, और यहाँ से पानी का रिमूवल, यहाँ से पानी का रिमूवल, और यही चीज़ इधर अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ कंटिन्यू होगी, इधर अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ कंटिन्यू होगी, एंड सो ऑन, ये वाटर का रिमूवल एंड सो ऑन। तो इस केस में आप पूछोगे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, R Si, इधर O Si R O, फिर ये आएगा Si, फिर ये आएगा R O Si R, ये O से कनेक्ट होगा, फिर O, फिर O, एंड लाइक दिस, ये इस ढंग से होता चला जाएगा होल n। इसको कहते हैं क्रॉस्ड लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो ये दो टाइप के सिलिकॉन्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटर जो इन सब का मामला ही खत्म कर देगा, उसमें एक Cl होते हैं, जहां भी जुड़ेगा उसके बाद आगे चेन नहीं बनने देगा, यानी R3SiCl, जो अभी मैंने इसके पहले ये जस्ट ऊपर में बना हुआ है R3SiCl, ये आप चेक कर लो कहाँ गया, ये पहले जो केस में मैंने बताया था, ये देखो ये R3SiCl, ये बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप इसका कोई चेन नहीं बना पाओगे क्योंकि कोई OH नहीं है। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनेटर, भाई जहां लगेगा वहां उसके बाद आगे चेन नहीं बनने देगा, मामला खत्म कर देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर। तो यही चीज इसने पूछा है, इसमें लीनियर पॉलीमर के बारे में पहले पूछा है, तो ये लीनियर वाला ये है, ये क्रॉस लिंक्ड हो गया, और ये टर्मिनेटर हो गया। तो आप बता दो, यानी R2SiCl2 होगा लीनियर के लिए, और चेन के लिए R3SiCl होगा क्रॉस्ड के लिए। यही पूरी स्टोरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें जो अभी ग्रुप 13 ग्रुप 14 के क्वेश्चन है, बस मैं उसी को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, बोरॉन इज ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही है क्योंकि नॉन मेटल है। मैं पूरी सीरीज बता देता हूँ ग्रुप 13 का, BAlGaInTl, ये नॉन मेटल है, ध्यान रखना, नॉन मेटल, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल होने के कारण रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 14 का भी मैं बता देता हूँ, CSiGeSnPb, ठीक है। इसमें मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड का कॉन्सेप्ट आता है। नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड, एक मिनट, मेटलॉइड और ये दोनों मेटल्स, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये इधर आएगा एरो, नॉन मेटल्स ये इधर आएगा, मेटलॉइड्स और ये है मेटल्स, नाउ इट्स करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या कह रहा है कि बोरॉन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यस ऑफ कोर्स ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा बीइंग अ नॉन मेटल। आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलर साइज ऑफ B3 प्लस फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यस ये फजांस का ही स्टेटमेंट है, स्मॉल कटाइन होना चाहिए। फजांस ने कहा था कि कोवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कटाइन स्मॉल और एनायन लार्ज होना चाहिए, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऊपर वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। आते हैं नेक्स्ट वाला में, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स लाइक अ वीक मोनोबेसिक एसिड, यस बिल्कुल सही है, ऑर्थोबोरिक एसिड वाटर में वीक मोनोबेसिक एसिड के फॉर्म में काम करता है। अभी मैं इसकी कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ आपको। अगर आप ऑर्थोबोरिक एसिड लोगे H3BO3 पानी में, तो वीक एसिड होने के कारण ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, ये बना देगा BOH होल 4
प्लस H प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, अब इससे आगे अब बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने का कोई रास्ता है, तो यस ऑफ कोर्स रास्ता है स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने का। आप इसी को H3BO3 को जब आप कोई डाइऑल में आप करा दोगे रिएक्शन, ठीक है ना, मान लो आप NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो और आप यूज़ कर रहे हो डाइऑल, तो ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा। रीज़न क्या है, ये NaOH लिखा हुआ है, रीज़न क्या है कि इसमें जो आयन बनेगा, ये माइनस लिखना भूल गया था, BOH होल 4 माइनस जो आयन बनेगा ये बेसिकली इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये डाइऑल के साथ चिलेट बनाएगा। देखो कैसे, BOH OH OH OH, ये एक रिंग टाइप का कंपाउंड बनाएगा। और रूल है कि जहाँ भी रिंग बन गया ना, इसको कहते हैं चिलेट, तो वो बहुत स्टेबल हो जाता है और वो काफ़ी फॉरवर्ड चला जाएगा और ये दोनों तरफ से चिलेट बनाएगा। OH OH इस साइड से भी चिलेट फॉर्म करेगा और चिलेट बनते ही इसमें हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी आएगी। BOO ये कनेक्ट हो गया, BOO ये कनेक्ट हो गया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2OH CH2OH, ये वाला जो है CH2OH CH2OH, तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जो कि हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी देता है। तो यहाँ पे तो खैर इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कभी जरूरत हो सकती है कि डायोल के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बिहेव करेगा। इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर, गलत है, ये तो कभी प्रोटॉन देता ही नहीं है। देखो हो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ, इसमें आप कॉन्सेप्ट देखो, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। वाटर को हम लिख रहे हैं H प्लस एंड OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है वो एक्चुअल में इसके साथ लगा, इसके साथ चला गया और ये बन गया इस OH माइनस को ट्रैप करके B, 3 OH तो पहले से थे, एक और OH आ गया BOH4 माइनस, और ये H प्लस पानी का सिर्फ लेफ्ट ओवर रह गया, ये H प्लस रह गया। तो एक्चुअल में जो H प्लस है ऑर्थोबोरिक एसिड का नहीं है, ये एक्चुअल में वाटर का H प्लस है, इसीलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ऊपर वाला करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अब आते हैं, यस अब क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखते हैं। देखो ये वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया था वही आ गया कि इस केस में तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये वीक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, हाउएवर द रिएक्शन मेड टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है आपको इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के लिए आपको सिस डाइऑल, वही जो अभी मैंने केस बताया था, ये रहा सिस डाइऑल, डाइऑल ये एक्चुअल में ये जो कॉर्नर है CH2 है, डाइऑल 2 OH लगे हुए हैं, तो सिस डाइऑल दोनों सेम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सेम ये हो जाए, या CH डबल बॉन्ड COH CHOH ये हो जाए। ठीक है ना, इन सारे केसेस में वही चिलेट बन जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आते हैं अब 34 पे, ये भी ग्रुप 14 का क्वेश्चन है। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, विच हैज थ्री ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, ठीक है, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। तो देखो सिलिकेट्स की बहुत बड़ी थ्योरी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिलिकेट्स जो होता है, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से शेयर्ड हो। ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर सिलिकेट्स का, जिसको कि आप 2D में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से है तो 3 ऑक्सीजन तो कॉर्नर पे लगा दो, ऐसा समझो कि हम ऊपर से टॉर्च जला के इसका जमीन पे यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन सेंटर पे आएगा और ये ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन ओवरलैप्ड हो जाएंगे इमेज में, तो इसीलिए हम चौथा ऑक्सीजन और सिलिकॉन को एक ही जगह पे, सिलिकॉन को पॉइंट से और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया, इस पे सभी पे माइनस प्रेजेंट है। ये हुआ 2D रिप्रेजेंटेशन सिलिकेट्स का ट्राइंगल के फॉर्म में। ठीक है, अब सिलिकेट्स देखो, सबसे पहला सिंपल फॉर्म तो यही हो गया जो मैंने ऊपर बताया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 2D स्ट्रक्चर में लिखो, इसका नाम है ऑर्थो सिलिकेट्स। दूसरा केस ये आता है कि जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाए दूसरे यूनिट के साथ, यानी SiO माइनस O माइनस O माइनस O, SiO माइनस O माइनस O माइनस, ये आ जाए, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन O, ये आ गया, फिर ये कनेक्टेड है दूसरे से O O O, दिस 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 एंड दिस, ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया पायरो सिलिकेट, तो इसमें एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। तीसरा आता है रिंग सिलिकेट, ठीक है, या लीनियर सिलिकेट, इसमें 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, जैसे इसमें एक ऑक्सीजन शेयर्ड था वैसे दो ऑक्सीजन शेयर्ड का। एक तो केस ये है कि जो सिलिकेट्स हैं O माइनस हो
ठीक है ना, ओ अगले वाले से कनेक्टेड, फिर ये आगे वाले से कनेक्टेड, एंड ऐसे चेन चलती चली जाए, एंड लाइक दिस, ठीक है ना, यानी होल ऐसे ऐसे लग जाए n बहुत सारे। तो इसमें दो ऑक्सीजन शेयर्ड है एक सिलिकेट यूनिट में। और तो ये तो हो गया लीनियर वाला। ऐसे ही क्रॉस्ड एक साइक्लिक फॉर्म भी आएगा, जैसे 3 मेंबर साइक्लिक मैं बना रहा हूँ, तो पहले मैं 3 मेंबर का रिंग लूंगा और हर एक पे एक सिलिकेट यूनिट बना दूंगा। ये 3 मेंबर साइक्लिक हुआ, इसमें भी दो ऑक्सीजन शेयर्ड हैं दूसरे यूनिट के साथ, आप देख लेना पूरा बनाने के बाद। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो ये चेक कर लो, इसमें दो ऑक्सीजन शेयर्ड है इस यूनिट में, आप देखो ये रहा, ये ऑक्सीजन दो शेयर्ड है। तो इसमें दो होते हैं, इसको कहते हैं साइक्लिक या रिंग वाला साइक्लिक। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट सिलिकेट है, इसमें 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, ये शीट की तरह हो जाएगा। आप देख लो कैसे मैं बता रहा हूँ, इस शीट की तरह हो जाएगा। ये कनेक्ट होते चले जाएंगे तीनों तरफ, जैसे आप ऐसे समझो, ये 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 तो लीनियर अभी बना, ठीक है ना, ये सिलिकेट यूनिट, ये सिलिकेट यूनिट, दो दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है ना, और ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसके बाद इधर से फिर एक और इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है ना, ये सिलिकेट यूनिट, ये सिलिकेट यूनिट, ये सिलिकेट यूनिट, ठीक है ना, इधर, और फिर ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये तीसरा टाइप है, ठीक है। ये जो तीसरा टाइप है इसी को कहते हैं शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट्स। और सिलिकेट की एक वेराइटी और होती है जिसमें चारों शेयर्ड हो जाए। जब चारों के चारों शेयर्ड होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट जो आएगा ऊपर से लेते हुए 3 डायमेंशनल सिलिकेट, ये 3 डायमेंशन में आ जाएगा। अब इसको 3 डायमेंशन में तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बस मैं आपको थीम समझा देता हूँ बॉन्डिंग का। एक ऑक्सीजन शेयर्ड होगा बाकी सारे यूनिट से, ऐसे ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना, सिलिकन सिलिकन एंड सो ऑन, ही कंटिन्यू होता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। इसका आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये आएगा, इसका फॉर्मूला SiO2 होल n, न्यूट्रल है, n को इग्नोर करके परंपरा है लिखने की, तो ये SiO2। तो इसलिए एक फेमस क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि जो CO2 है, एक ही फैमिली का, ग्रुप 14 में ही कार्बन भी है और सिलिकन भी है, इसका ऑक्साइड CO2 है जो कि गैस है, वाइल इसका ऑक्साइड SiO2 है जो कि सॉलिड है, वाई। तो यही रीजन देना पड़ता है कि कार्बन सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। तो कार्बन के पास पाई बॉन्ड बनाने का एडवांटेज है, क्योंकि सेकेंड पीरियड वाले ही पाई बॉन्ड बना पाते हैं, पाई बॉन्ड बनाने का एडवांटेज है, इसीलिए मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, छोटा होने के कारण गैस है। वाइल SiO2 पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। आप सोचोगे कि SiO2 भी ऐसा बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लार्ज साइज के कारण नहीं बना पाएगा। तो इसको SiO2 को इस स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सिलिकेट्स आपको समझा दिया। तो अभी मेरा आंसर जो है, ठीक है, ये वाला केस है जो अभी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, कि 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, नेम द स्ट्रक्चर, हाँ तो बस ये पता नहीं ये क्यों दे दिया, ये सिलिकेट्स का नाम दिया है। 3 ऑक्सीजन अगर शेयर्ड होगा तो 3 डायमेंशन सिलिकेट इसको हम कहेंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं 36 पे, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, सिलिकॉन्स का ही है, सिलिकॉन्स में जो हमने देखा था वही वाला फिर से ये रिपीट हो गया, ये वाला आंसर आ जाएगा, वही 2 OH लगा के भी पानी निकाल के लीनियर सिलिकॉन्स बन जाएगा, जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये भी एक क्वेश्चन है 37, H3BO3 से रिलेटेड है। H3BO3 इज, अभी मैंने बता दिया आपको, मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि एक H+ रिलीज कर रहा है। फिर से अगर हम लिख दें H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड को जब पानी में आप डिजोल्व करोगे, पानी या बेस के साथ, तो ये बना देगा BOH होल 4 माइनस चार्ज, और इधर आएगा H+, तो ये एक H+, इसलिए मोनोबेसिक एसिड है। एंड वीक लुईस एसिड बिल्कुल सही है, इसका एक्चुअल अब स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ। BOH होल 3 का ये स्ट्रक्चर होता है, 3 OH इससे लगे रहते हैं, और इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए पानी का जो OH होता है ना, OH माइनस और पानी में H+ है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यही इसी से बनता है ये BOH होल 4 माइनस और ये H+। तो लुईस एसिड का ये डेफिनेशन होता है, जो दूसरे से लोन पेयर एक्सेप्ट करे, तो BOH होल 3 एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक लुईस एसिड। तो मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड बिल्कुल सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सब ग्रुप 15 का है, अभी सिर्फ 13 14 पर टारगेट कर रहे हैं।
अब आते हैं, ये है ग्रुप 14 का, मैंने पहले ही मार्क कर रखा है इन सबको। बिटवीन SiCl4 एंड CCl4 वाई SiCl4 रिएक्ट्स विथ वाटर। तो देखो वाटर कैसे रिएक्ट करता है पहले ही आप समझो। किसी स्पीशीज के पास, कोई जनरल M ले रहे हैं, उसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वाटर उससे रिएक्ट करेगा, वो अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी। लेकिन अगर इसके पास नहीं हुआ वैकेंट ऑर्बिटल तो मामला वहीं खत्म, ओवर। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इस केस में क्या है। तो CCl4 देखो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास कहीं कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास जो खाली रह सकता था वो 2s 2p, दूसरा 2p, तीसरा 2p। अब 8 इलेक्ट्रॉन की गिनती है तो इसका मतलब सारे भरे हुए हैं दो दो लेके। लेकिन जब आप SiCl4 के बारे में करोगे ना तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिख जाएगा। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास रिसोर्सेज में 3s है, 3p है, 3p है, 3p है, और लाइन लगे हुए हैं 3d के 5। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2, हर बॉन्ड में 2 2 2 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 2 2, यहीं तक पैक हो पाए हैं। पूरा डी खाली है, वैकेंट है। अब डी वैकेंट होने के कारण पानी आराम से वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज असर्शन करेक्ट है। SiCl4 इज आयनिक एंड CCl4 इज कोवलेंट, ये गलत हो गया। SiCl4 आयनिक नहीं है, ये कोवलेंट है। तो पहला करेक्ट, दूसरा गलत। ठीक है, तो रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, असर्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 43 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो देखो ये कहानी इसमें सिंपल सा है, एक ही स्टोरी है। पहले मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड ये बेसिक होते हैं। लेकिन अब ये क्रूड लैंग्वेज हुआ बेसिक होना। अब इसमें भी क्या होता है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। मेटल का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5, +6, +7 और ये +8 तक जाता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड +8 का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। ये होता है बेसिक, आंख बंद करके, मेटल +1 +2 में है, बेसिक है। ये दोनों होंगे एम्फोटेरिक, और इसके बाद जो हायर वाले हैं ये सारे होंगे एसिडिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इनकी, एसिडिक। तो मेटल में हम सिर्फ बेसिक लिख दें तो गलत होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, ये एक्चुअल है। तो जनरली मेटल हमारे दिमाग में आता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, जो कि +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप डी ब्लॉक के मेटल्स में जाओगे तो इन सबको भी होल्ड करेंगे। तो इसीलिए ये बताया जाता है, बचपन से रटवाया जाता है स्टूडेंट को इसके फ्रेम में, लेकिन ये एक्चुअल कहानी है। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनका जो ऑक्साइड होगा ना ये एसिडिक होगा, एसिडिक। हाँ, अब इसमें क्या स्टोरी है जो आपको ध्यान में रखनी है, कभी नहीं भूलना है। तो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक एक्सेप्ट दो को छोड़ के, एक है 3 को छोड़ के, CO, N2O नाइट्रोजन का +1 एंड NO नाइट्रोजन का +2। ये जो 3 है ये न्यूट्रल होते हैं, है नॉन मेटल के ही ऑक्साइड, बट दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होंगे। तो ये एकदम रट्टा लगाओ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है अदर देन दिस, कोई इनमें बेसिक नहीं होना है, सारे एसिडिक होंगे एक्सेप्ट दिस, ये 3 न्यूट्रल होते हैं। अब इसमें देख लो, पहला तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, तो हम तो उसी कहानी को लेंगे जिसमें नॉन मेटल्स की लाइन लगी हुई हो। ठीक है, और नॉन मेटल की लाइन लगी हो तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमें बताना है। जितना, अगर मान लो सारे ही नॉन मेटल आ गए तो जो नॉन मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका एसिडिक होना है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे सल्फर को देख लो, सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉस्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक तो क्लोरीन ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से ज़्यादा, ऊपर से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। सल्फर इससे कम, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट और कम होने के कारण ये और कम हो गया, इसीलिए करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा। इसमें देखो उलट गया, ये +4 है और ये +5 है और इसको ज़्यादा बता रहा है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने की वजह से कम है। ठीक है, इसी ढंग से ये तो सारे मेटल हैं, कोई मतलब नहीं है इसमें भी मेटल है, कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं 47 पे, ये मिक्स्ड है इसलिए मैंने लिख दिया कि तीनों ही इसमें आ सकते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर टू गिव। तो ये कॉन्सेप्ट से ही आप कर सकते हो, तो सारी चीज़ है कि इसको आपको लिखना होगा।
तो ग्रुप 15 में आप देख लो N है, P है, क्योंकि फॉस्फाइड की बात हो रही है। इसकी वैलेंसी होती है, तुम्हें पता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी -3। तो ये -3 और ऐसे ही फॉस्फोरस भी -3। नाइट्रोजन -3 को कहेंगे नाइट्राइड और इसको कहेंगे फॉस्फाइड। दिस इज फॉस्फाइड। अब कैल्शियम फॉस्फाइड, तो हम कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे? Ca2 + P3- क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हो जाएगा Ca3P2। अब कह रहा है कि भाई इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो चलो देखते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड पानी में जाते ही ये 2 आयंस फर्निश करेगा और पानी H+OH- 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 फर्निश करेगा। मैंने 3 क्यों लिए? क्योंकि 3 दिख रहा है मुझे, तो 3H+ को तो खर्च करेगा ही ना। ये 3H+ को खर्च करके ये बनाएगा PH3। ऐसे ही कैल्शियम 2OH- को लेके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस ढंग से हमने प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन दे दिया। अब ये नहीं समझना है कि बच जाएगा भाई, वो तो बैलेंस करेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन ये है, ठीक है। तो अब आते हैं क्या होगा, कितने मोल बनेंगे, तो बनाते हैं अब। Ca3P2 + H2O, प्रोडक्ट मैंने बता दिया प्रेडिक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3, ये बना। अब इसको बैलेंस करना आपके हाथ में है। 3 कैल्शियम है तो 3 लगाओ, 2 फॉस्फोरस है 2 लगाओ, अब बाकी पानी से बैलेंस कर लो, चेक कर लो कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 6 दे दो, अपने आप बैलेंस हो चुका है। तो पूछ रहा है कि इसके 1 मोल से कितने फॉस्फीन बन रहे हैं, तो 2 मोल फॉस्फीन बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 मोल फॉस्फीन ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। AlOH3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इसको, इतना पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखो पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे हम कैच करेंगे, मैं रेड यूज कर लेता हूँ। देखो आप ऐसे समझो, Al है, O है, H है। अगर ये ब्लैक वाले की तरह टूटा, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा क्योंकि H+ रिलीज करेगा। और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये बेसिक करेक्टर, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, रेड, इसको मैं ना ग्रीन कर देता हूँ। अगर ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड ग्रीन वाले की तरह, तो ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये OH- देगा, ये OH- दे देगा इधर से टूटने के बाद। अगर इन दोनों की इक्वल टेंडेंसी हुई, इक्वल इक्वल टेंडेंसी, ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। सिचुएशन देख के डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से टूट सकता है। बेस को देख के H+ रिलीज करेगा और एसिड को देख के OH रिलीज करेगा। तो अब क्या कह रहा है कि एम्फोटेरिक नेचर का है, बिल्कुल सही है। AlOH3 एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता दिया है, Al का रिएक्शन लेके पहले ही क्वेश्चन में NaOH के साथ और HCl के साथ। तो एम्फोटेरिक नेचर का है। अब इसका रीजन बता रहा है कि AlO एंड OH बॉन्ड कैन ब्रोक विद इक्वल ईज इन AlOH3, बिल्कुल सही है, बराबर ईज से टूटने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट अब आते हैं, ये रहा 6 क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है 6th वाला। ये अब हम लोग आ चुके हैं मल्टी करेक्ट्स पे। जस्ट मैंने थोड़ी सेटिंग सेट कर लेते हैं इसका, हाँ ठीक है। मल्टी करेक्ट्स हैं इसमें, ये मल्टी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें पहले ये हमें दिख रहा है, ये एक्चुअल में P ब्लॉक का तो नहीं है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 का S ब्लॉक है, जो कि इससे पहले करते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने इसको मार्क कर लिया कि एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो स्टोरी क्या है, पूछ रहा है कि कौन पैरामैग्नेटिक है। देखो पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकूं, NO, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की गिनती करो, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो 8 7 मिला के कितने आएंगे, 15, ठीक है। तो ये ऑड वैल्यू हो गई, तो यानी पेयर नहीं बन पाएंगे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो कंफर्म, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, वो तो पैरामैग्नेटिक गारंटी है। आप कहोगे सर तो इसका मतलब इवन वाले क्या हैं, इवन इलेक्ट्रॉन वाले, तो मैं कहूंगा देखो इवन वाले दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, कैन बी पैरामैग्नेटिक, कैन बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक,
ये आपको MOT से निकालना होता है। जैसे कि एग्जांपल है O2 में आप MOT से निकालोगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और ये पैरा होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसको MOT ही एक्सप्लेन करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो हो सकता है कुछ काम हमारा आसान हो जाए। अब देखो सोडियम इन एक्सेस अमोनिया, इसका रिएक्शन मैं लिखता हूँ। Na को जब आप अमोनिया में ऐड करते हो तो सोडियम क्या करता है, अमोनिया में जाते ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इधर सोडियम को भी अमोनिया क्या करेगा, घेर लेगा चारों तरफ से, क्योंकि अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है, वो इसके साथ इंटरेक्ट करके ऐसे बहुत सारे अमोनिया आएंगे और इसके चारों तरफ लेयर बना देते हैं। और सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, इलेक्ट्रॉन को अमोनिया का H का प्लस पार्ट घेरेगा, ऐसे ही बहुत सारे अमोनिया आएंगे और ये घेर लेगा और ये चारों तरफ घिर जाता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन है ना, इस खाली इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। K+O2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एस ब्लॉक का मेरा वीडियो है, उसमें आप देखना, ये मैंने बता रखा है। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार फिर से शॉर्ट में, Li Na K Rb Cs Fr, Fr हटा दो, रेडियो एक्टिव है, नहीं पूछा जाता है। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो चाहे तो ऑक्साइड बनाएंगे या पेरोक्साइड बनाएंगे या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है इस ब्लॉक के वीडियो में। इसमें क्या है, Li अगर O2 से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम O2 से रिएक्ट करेगा तो पेरोक्साइड बनेगा, और ये सारे O2 से रिएक्ट करेंगे तो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए क्या बनेगा। तो अगर पोटेशियम है उसको ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो बनेगा सुपर ऑक्साइड। अब ये रहा सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन की गिनती करते हैं, 2 ऑक्सीजन 8+8, एक नेगेटिव चार्ज +1, 8 8 16 1 17, भाई ये तो गिनती करके ही ऑड आ गया, तो ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कॉपर डाइल्यूट HNO3, ये देखो ये ग्रुप 15 का क्वेश्चन है। डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई भी रिएक्ट करेगा ना, ये ग्रुप 15 वाले में मैंने बता रखा है, HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये CuNO3 बनेगा होल 2, और साथ में रिलीज होगा NO2 गैस। तो NO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन हो जाएगा। O2 एंड एंथ्राक्विनॉल, ये H2O2 को बनाने का मेथड है, H2O2 का प्रिपरेशन होता है इससे। इथाइल एंथ्राक्विनॉल, अगेन एस ब्लॉक में ये है। तो इथाइल एंथ्राक्विनॉल के साथ जब आप O2 का रिएक्शन कराओगे तो H2O2 बनेगा, और H2O2 का जो O2 है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डाई है, डाई मैग्नेटिक है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट 7th पे, which is correct option for the orthoporic acid, it behaves as a weak acid in water due to self ionization। ये तो गलत हो गया, सेल्फ आयनाइजेशन थोड़ा ही होता है, पानी में जाके ये पानी के H+ को, पानी से OH लेके पानी के H+ को फ्री करता है ना। acidity of its aqueous solution increases upon the addition of इथाइलिन ग्लाइकोल, बता दिया। सेम क्वेश्चन 2014 में देखो पहले भी पूछा गया फिर रिपीट हो गया। इथाइलिन ग्लाइकोल, यस, वही चिलेट वाला केस, ठीक है, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। इट हैज़ जो चिलेट वाला केस अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया, फिर यहाँ पे देखो 2014 में आ गया। इट हैज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू H बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है, 3 डायमेंशनल नहीं, सॉरी, ये H बॉन्डिंग के कारण इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, देखो OH OH, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे के साथ, और लेकिन ये रहेगा प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, ये आगे ऐसे, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण प्लेनर रहेगा, तो ये वैलिड नहीं है। इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि वीक एसिड है पानी में, तो वीक एसिड होने के कारण कम आयंस देगा। भाई इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो पानी में जाके आयंस दे, जो पानी में जाके कम आयन दे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में जाके ज़्यादा आयंस दे पूरा टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमने देखा है जब तक कि इथाइलिन ग्लाइकोल आप ना मिलाओ पानी में कम आयंस देगा। आते हैं अब 8th पे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट। तो देखो ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि क्या ग्रेफाइट डायमंड से हार्ड है, तो यस, नहीं ये तो गलत है, डायमंड इज हार्डेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने ऊपर की प्रॉपर्टी में शायद लिखा भी था जहाँ मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। वेरी हार्ड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डायमंड की प्रॉपर्टीज, तो पहले ही मैंने लिख दिया था कि ये बहुत हार्ड है, ठीक है ना। और अभी जो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी में बोल रहा था ना एम्फोटेरिक, वो ये रहा, इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। देखो एल्युमिनियम एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। आगे आते हैं इसमें, तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ये क्वेश्चन था,
और ग्रेफाइट हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, बिल्कुल ये मैंने लिख ही दिया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ग्रेफाइट हैज़ हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, ये गलत हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की है, ठीक है, क्योंकि डायमंड का ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और वाइब्रेशंस के कारण उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत बेटर होगी, ठीक है। अब आ जाओ, ग्रेफाइट हैज़ हायर कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर टू डायमंड, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, हनी कॉम की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे 6 मेंबर की रिंग बनती चली जाती है ये। और यहाँ पे इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये गुड कंडक्टर होता है, हर एक के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करके इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करते हैं, जिसके कारण बॉन्ड ऑर्डर हाई हो गया। भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर एक एक बॉन्ड रहता तो बॉन्ड ऑर्डर 1, एक से ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो गया। वाइल जो कार्बन होता है उसमें एक 4 कार्बन से जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक है ना, हर एक जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सभी का ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर एब्सोल्यूट टर्म में 1 होता है, तो डी वाला करेक्ट हो गया। आते हैं इस पे 10th क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है 10th क्वेश्चन। ये B2S6 के डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले जगह क्रिएट करते हैं। देखो B2S6 का जो डिसोसिएशन अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। B2S6 का पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, BHH HBH, ये ब्रिज्ड वाला है, ये H और ये H। अब इसमें दो तरह से टूट सकता है, ऐसे भी टूट जाए बॉन्ड तो एक बन जाए BH4, एक ये BH4 बन जाएगा, BH4 माइनस, और ये एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, मान लो इधर से जो भी अटैच होगा उसको लेके, BH2 दो जो अटैच होंगे उसको लेके। इसको कहते हैं नॉन सिमेट्रिकली, देख रहे हो दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है, नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब टूटना। अब इसमें देखो कब ऐसा होगा, जब ये यहाँ पे अटैच होने वाले ग्रुप बहुत छोटे छोटे होंगे ना, बहुत स्मॉल होंगे, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप लग रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस का चक्कर ना हो, तब ऐसे टूट जाएगा। इफ स्मॉल ग्रुप्स देन नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। दूसरा तरीका ये है कि ये H B H H H B H H ऐसे टूटे, ये जो होगा ये है सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकली क्लीव हो रहा है। और सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है BH H H, यहाँ पे एक ग्रुप लगे और इस साइड से भी आप देखो 3H और यहाँ से एक ग्रुप में लगे, देख लो दोनों सेम बन रहे हैं, है ना। और ऐसा कब होगा, कब एक पे दोनों एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग जाना पड़ेगा, जब ये काफ़ी बल्की हो, ठीक है। तो जब ये ग्रुप और ये ग्रुप जो देख रहे हो ना आप, बल्की, ठीक है ना, इफ बल्की देन सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो अब बल्कि किस कैटेगरी में क्या आता है, तो देखो अगर आप अमोनिया लो, 1 डिग्री एमीन ले लो और 2 डिग्री एमीन ले लो, R2NH, दे आर स्मॉल एंड R3N, ये बल्की हो जाता है, ये बल्की है, बल्कि तो इसमें होगा सिमेट्रिकल, और ये है स्मॉल, इसमें होगा नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये देखो इसने जो ब्रेक किया है BH4 माइनस बनाया है, और X तो जो अननोन कंपाउंड ले रहा है उसको अटैच किया है, यानी ये इस वाले कंपाउंड की बात कर रहा है, BH2 हो और 2 अननोन कंपाउंड और BH4 माइनस, यानी ये नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज की बात कर रहा है। तो नॉन सिमेट्रिकल क्लीवेज में ये 3 आ जाएंगे, ये नहीं आ पाएगा, ये सिमेट्रिकल में जाता है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे इसमें क्वेश्चन, यस। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और मैं ऊपर एक बार देख लूँ, ये सब तो अलग क्वेश्चंस हैं, हाँ ये रहे ग्रुप 13 के, फिर से 3 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 3 मोल्स अगर B2S6 को हम मिथेनॉल से ट्रीट करें तो कितने मोल बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो देखते हैं B2S6 को आप ऐसा समझो, और ये BH3 के 2 मोल्स हैं, इसी का डाइमर होता है,
जब आप इसको अल्कोहल से ट्रीट करोगे, ROH किसी अल्कोहल से, तो जितने भी H देख रहे हो ना B से लगे हुए, वो सारे के सारे H OR से हट जाएंगे और H2 गैस रिलीज होगा। तो दो इसके बेसिकली इसका 1 मोल का मतलब इसका 2 मोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे तो ये लिखो या ये लिखो, इसका 2 आपको बनाना ही पड़ेगा। 2 इसका बनाओ, इसका 3, 3 दूना 6, इसका 6 लगेगा, ठीक है। सिमिलरली H2 भी निकलेगा 6 H2 रिलीज होगा। तो ये हमारे पास स्टोरी आ गई, ठीक है। तो आप चेक करते हैं इसके 1 मोल से कितने मोल बोरोन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट हैज फॉर्म्ड, तो 2 मोल बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एन इज, ये देखो ये सिलिकेट का क्वेश्चन है, इसको चार्ज बैलेंस से ही हम कर लेंगे। BeN Al2 Si6 एंड O18, ठीक है। तो आप इसको चार्ज से ही कर डालो, ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीजन का होता है -2, इसका होगा +4 क्योंकि कार्बन फैमिली का है, ग्रुप 14 का है, तो +4 होगा। इसका होता है +3, ग्रुप 13 का है, और ये ग्रुप 2 का है +2। नेट होना चाहिए न्यूट्रल, करते हैं। N बेरिलियम का 2N, 2 एल्यूमिनियम का +6, 6 सिलिकन का +24, और ऑक्सीजन का -36 इज इक्वल टू 0। आप इससे सॉल्व कर लो इसको, तो ये मिला जुला के आ जाएगा, इधर से -12 +6, n की वैल्यू आ जाएगी 3। सॉल्व करके देख लो, तो इसीलिए यहाँ 3 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आ जाओ आप, कोऑर्डिनेशन Al in AlCl3, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर पहले ही कंपाउंड में बता दिया है मैंने। मैं एक बार स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ जहाँ मैंने इसको डिस्कस किया था। BOH3 शायद फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था, ये देखो यहाँ पे BCl3 सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, Al2Cl6 का जो डाइमर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, वैसे शायद ये क्वेश्चन अलग था, उससे स्ट्रक्चर नहीं था। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। ओके, इसने क्रिस्टलाइन स्टेट में पूछा था, वेरी सॉरी, ये पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, Cl FCC फॉर्म करता है, और Al जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, OV वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब ऑक्यूपाई करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इतने ही थे ग्रुप 16 के, ठीक है। एंजॉय करो, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।